हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 25 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है 99 रुपीज़ का है और एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाते हैं और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो सूची स्कीम के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो स्कीम है वो इनिशिएट की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है स्कीम का जो एम है वो ये है कि एडोलेसेंट गर्ल्स को अवेयर करना मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इस स्कीम के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं स्कीम के बारे में। देखिए जो सूची स्कीम है ना वो हाल में ही न्यूज़ में थी। क्यों? क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी तक फंड्स को एलोकेट नहीं किया है स्कीम को लेके। ठीक है, जो बजट आया है 2020-21 का उसमें इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी फंड एलोकेट नहीं किया गया है। ये जो स्कीम है वो एक मिनिस्ट्रियल हाइजीन प्रोजेक्ट है। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत होता क्या था, सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाते थे स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल्स को। लेकिन इस स्कीम के लिए अगर कोई फंड एलोकेट नहीं किया गया तो ये स्कीम जो है वो हॉल्ट पे आ गई है। ठीक है, देखिए जो स्कीम थी ना वो स्टार्ट की गई थी 2013 एंड 14 में। एक तरह की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, मतलब जो इसमें बजट एलोकेशन होता था वो शेयर किया जाता था सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में। और बाद में लेकिन 2015 और 16 में सेंटर ने स्टेट से कहा कि स्कीम को आप टेक ओवर कर लीजिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सूची स्कीम के बारे में। कुछ और इन्फॉर्मेशन है उसको भी देख लेते हैं। देखिए जो स्कीम है ना उसका एम क्या है। एम यही है कि एडोलेसेंट गर्ल्स में ना मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके अवेयरनेस क्रिएट करना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सूची स्कीम के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ये जो अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी बहुत सारे मेजर्स को लेने के लिए जो कि टैकल करेगा एयर पॉल्यूशन को मेट्रो सिटीज़ में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये जो अथॉरिटी है वो एक्शंस नहीं ले सकती, सुओ मोटो एक्शंस नहीं ले सकती, मतलब खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकती वेहिकुलर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इस अथॉरिटी के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो ईपीसीए था ना वो हाल में ही न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया ईपीसीए को ये कंसर्न्स को दर्शाते हुए कि जो अर्ली बर्निंग होती है ना क्रॉप रेसिड्यूज़ की पंजाब और हरियाणा रीजन में, ठीक है, इसको इस कंसर्न को दर्शाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईपीसीए को अपॉइंट कर दिया है। देखिए ईपीसीए का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ। ईपीसीए जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है सेक्शन 3 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ के लिए? एनसीआर रीजन के लिए। देखिए इसका मैंडेट क्या है। मैंडेट यही है कि प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना है एनवायरनमेंट को और प्रिवेंट करना है और कंट्रोल करना है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को। कहाँ पे? एनसीआर रीजन में। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे मेट्रो सिटीज़ मेंशन थी, लेकिन ये स्पेसिफिकली सिर्फ एनसीआर रीजन के लिए है। देखिए जो ईपीसीए है ना वो उसके पास पावर है कि वो सुओ मोटो एक्शंस ले सकती है कंप्लेंट्स के बेसिस पे, चाहे वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा किया जाए, किसी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के द्वारा किया जाए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाए। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी इनकरेक्ट था। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है उसको भी देख लेते हैं। देखिए जो ईपीसीए है ना वो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स को लेती है। तो वो स्टेप्स नीचे मेंशन है कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स हैं। कंट्रोल करती है वेहिकुलर पॉल्यूशन को, इंश्योर करती है जो फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो मैच करे, साथ में क्या मॉनिटर भी करती है और कोऑर्डिनेट भी करती है ट्रैफिक प्लानिंग को लेके और मैनेजमेंट को लेके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ईपीसीए के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन की गई हैं। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो इक्विनॉक्स है उसका मतलब ये होता है इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इक्विनॉक्स अगर सोलिस्टिस के साथ होते हैं तो वो ये सिग्नल करते हैं कि सीजन्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि दिसंबर सोलिस्टिस जो होता है उस समय जो सन होता है वो ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे।
तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन तीसरा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन जो सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो इक्विनॉक्स है ना वो हाल में ही ऑकर हुआ था, कब, 22 सितंबर 2020 को, जिस दिन जो डे और नाइट थे वो बराबर थे मोस्ट ऑफ द लोकेशंस पे। ये जो इंसिडेंट है ना वो ये मार्क करता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या ऑटम सीजन स्टार्ट हो गया है, और ये कब तक लास्ट करेगा, जब तक विंटर सोलिस्टिस ना ऑकर हो जाए। विंटर सोलिस्टिस कब ऑकर होंगी, 21 दिसंबर को। देखिए जो इक्विनॉक्स है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक का मतलब होता है इक्वल, दूसरे का मतलब होता है नाइट। इसीलिए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ लोकेशन पे क्या होता है, डे और नाइट जो होता है वो इक्वल होता है। देखिए फर्दर इन्फॉर्मेशन जो इक्विनॉक्स के बारे में वो जान लेते हैं। देखिए जो इक्विनॉक्स होते हैं ना वो साल में 2 बार ऑकर होते हैं। इस कंडीशन में होता क्या होता है, जो अर्थ होती है वो सन की तरफ ना सन की तरफ टिल्टेड होती है, ना अवे द सन टिल्टेड होती है। ठीक है, वो सेंटर में ही लोकेटेड रहती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो सन होता है वो ओवरहेड करता है किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। और उसके बाद जो इंसोलेशन होती है ना, जो सनरेज होती हैं वो पूरे इक्वेटर के सारे लैटिट्यूड्स पे लगभग बराबर पड़ती हैं। इसलिए जो डे और नाइट होता है ना वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है। ठीक है, जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है उसको भी देख लेते हैं। देखिए जब इक्विनॉक्स से सोलिस्टिस के अलॉन्ग होती है ना तो वो ये सिग्नल करती है कि सीजन जो है अब चेंज होने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है कि अर्थ अगर सन की तरफ टिल्टेड है तो ये माना जाता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या होगा, समर होगा, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या होगा, विंटर होगा। देखिए जो दिसंबर सोलिस्टिस होता है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो ये एन मार्क करता है कि जो विंटर है वो स्टार्ट हो गई है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इस केस में क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो अवे द सन टिल्टेड रहता है, जो सदर्न हेमिस्फीयर रहता है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है। तो अर्थ के जो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर वाली सिचुएशन होती है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें विंटर की कंडीशन होती है। ठीक है, अब आप जान लीजिए अगर सन यहाँ पे है और नीचे वाला जो सदर्न पोर्शन इधर टिल्टेड है सन की तरफ, तो जो सन रेस पड़ेंगी वो कहाँ पे पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो रहेगा वो अवे द सन रहेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई इक्विनॉक्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है वो होता है 4:2:1 का। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए एक हाल में एक स्टडी कंडक्ट की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। स्टडी में ये पाया गया कि अगर प्लांट के स्पेसिफिक हार्मोन जैस्मोनेट को अगर टारगेट किया जाए तो इससे क्या हो सकता है, जो राइस का प्लांट है ना उसका जो टॉलरेंस है पोटेशियम के की डेफिशिएंसी को लेके वो बढ़ भी सकता है, और साथ में प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो सकती है। तो इसीलिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे वो न्यूज़ में थे। देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट होता क्या है, ये दो ग्रुप में डिवाइडेड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो होते हैं एनपीके, और ये जो तीनों के तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ना वो हायर कंसेंट्रेशन में चाहिए होते हैं प्लांट को इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट था। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना उसका जो स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ मिक्सचर है वो 4:2:1 का है, यानी 4 पार्ट होगा नाइट्रोजन का, 2 पार्ट होगा फॉस्फोरस का, और 1 पार्ट होगा पोटेशियम का। देखिए जो सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ना वो रिक्वायर होते हैं प्लांट के लिए सस्टेन्ड हेल्थ के लिए। ठीक है, कौन कौन से वो हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो ये सारे सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो जनरेशन अनलिमिटेड के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है टू मेक यंग पीपल कैरियर रेडी। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है इसको लॉन्च किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, और दूसरा वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन जो सी होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में।
देखिए हाल में ना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया युवा को। ये एक तरह का मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जो कि यंग पीपल को बनाएगा कैरियर रेडी। अब देखिए इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स एंड यूनिसेफ दोनों ने मिलकर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को साइन किया है, जिससे कि जनरेशन अनलिमिटेड इन इंडिया युवा को फॉर्म किया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं युवा के वो देख लेते हैं। देखिए युवा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो है कि जो यंग पीपल है ना उनको कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड करना। कैसे करेंगे ये? कैरियर पोर्टल के थ्रू, और साथ ही साथ क्या करेंगे इसके साथ साथ ही साथ जॉब रेडीनेस और सेल्फ एक्सप्लोरेशन सेशंस को भी कंडक्ट कराया जाएगा। किसके लिए? यंग पीपल के कैरियर रेडी अप्रोच के लिए। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए युवा के अंतर्गत और क्या किया जाएगा। जो यंग पीपल है ना उनको एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। किसके द्वारा दिया जाएगा? ये एंटरप्रेन्योर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा इनको क्लासेस दी जाएंगी, जिससे कि ये ग्रो कर सके अपने कैरियर में। ठीक है, अब जनरेशन अनलिमिटेड की बात कर लेते हैं। ये क्या है? इसको फाउंड किया गया था सितंबर 2018 में। इसका जो एम है ना वो ट्रांसफॉर्म करना है। किसको? एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को और एंटरप्रेन्योरशिप आउटकम्स को। किसके लिए? यंग पीपल के लिए। ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? ये पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होगा। इसको किया कैसे जाएगा? देखिए इसमें क्या होगा ना कि दो पार्टनर्स को आपस में कंबाइन किया जाएगा। कौन सा? बिजनेसेस और गवर्नमेंट को। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा और यूएन का नेटवर्क का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। इसको लॉन्च किया गया यूनिसेफ के द्वारा। कब? 73rd सेशन ऑफ UNGA। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इस युवा के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो चुनौती प्रोग्राम के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि चुनौती जो प्रोग्राम है वो एक तरह का नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट है जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो चुनौती प्रोग्राम है उसका एम है स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को बूस्ट करना और स्पेशल फोकस देना टायर 2 टाउन्स पे इंडिया में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी नॉट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन जो डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो चुनौती प्रोग्राम है ना वो हाल में ही लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या होगा? चुनौती जो है ना एक तरह का नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट है। और ये इसका एम क्या है कि स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को बूस्ट करना। इस बूस्टिंग के वक्त ध्यान जो स्पेशल फोकस होगा ना वो किस पे होगा? टायर 2 टाउन्स पे होगा जो कि इंडिया में लोकेटेड है। इसमें क्या किया जाएगा? 300 स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद उनको सीड फंड प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 25 lakhs और साथ में और भी फैसिलिटीज़ को भी अवेल कराया जाएगा। ठीक है, इस चैलेंज के अंतर्गत क्या होगा? देखिए इस चैलेंज के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है ना वो इनवाइट करेगी स्टार्टअप्स को बहुत सारे एरियाज़ ऑफ वर्क में। मतलब कौन कौन से एरियाज़ ऑफ वर्क को उसमें कंसीडर किया जाएगा? तो ये नीचे लिस्टेड है कौन कौन से हैं। एडुटेक को यानी एजुकेशन एंड टेक को, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को, फिनटेक को यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को मासेस के लिए, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिमोट मॉनिटरिंग, मेडिकल हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिंग एंड साइकोलॉजिकल केयर, जॉब एंड स्किलिंग, लिंग्विस्टिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़। तो ये सारे एरियाज ऑफ वर्क हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई चुनौती प्रोग्राम के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो बेसल थर्ड अकॉर्ड यानी सिंपली बेसल के बारे में है। ये कभी कभी न्यूज़ में देखा जाता है। हमें ये बताना है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये जो बेसल थर्ड है वो सीक करता है टू डेवलप नेशनल स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऑप्शन बी कहता है इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू डील विद द फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन सी कहता है रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस बट प्लेसेस अ हैवियर बर्डन ऑन डेवलप्ड कंट्रीज। ऑप्शन डी कहता है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू द पुअर कंट्रीज टू एनेबल देम टू रिप्लेस द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन रेफ्रिजरेशन विथ हार्मलेस केमिकल्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग बेसल 3 अकॉर्ड। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो अकॉर्ड है वो रिलेटेड है इम्प्रूव ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू डील विद द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव द रिस्क मैनेजमेंट। तो ऑप्शन बी जो होता है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में।
देखिए जो बेसल थर्ड है ना वो एक तरह का वॉलेंट्री रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, किसके लिए? बैंकों के लिए। ये जो क्या करता है, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, स्ट्रेस टेस्टिंग होता है और मार्केट लिक्विडिटी रिस्क को कंसीडर करता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद क्या करेगा, जैसे ये सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जारी करेगा जो कि बैंकिंग सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी या उसको और रिजिलेंट बनाएगी। ठीक है, तो ये इन गाइडलाइंस को बनाने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं उसको भी देख लेते हैं। पैरामीटर्स है कैपिटल, लेवरेज, फंडिंग और लिक्विडिटी। ठीक है, तो इन सारे पैरामीटर्स का यूज़ करके गाइडलाइंस को फ्रेम किया जाता है। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है बेसल गाइडलाइंस के बारे में उसको देख लेते हैं। देखिए जो बेसल गाइडलाइंस है ना वो मेनली फोकस करती है किसके ऊपर? रिस्क टू बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स। मतलब यहाँ पर रिस्क टू बैंक्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये मतलब हुआ कि जो बैंकों के लिए एनपीओ होता है ना वो रिस्की होता है, या इसमें ये गाइडलाइन होती है कि किस किस सेक्टर में लोन देना रिस्की है। ठीक है, तो उस गाइडलाइन में मेंशन रहता है कि आप इस सेक्टर में लोन नहीं दे, बैंकों को इस सेक्टर में लोन नहीं देना चाहिए। या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो गवर्नमेंट को भी लोन देने से मना कर दिया जाता है इस गाइडलाइंस के अंतर्गत। ठीक है, देखिए इसका पर्पस क्या है कि फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के हिसाब से उनके पास इतना कैपिटल मेंटेन कर लिया जाए कि वो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को बियर कर सकें। यानी एनपीए अगर क्रिएट हुआ तो एनपीओ को बियर करने के लिए सीएआर का इंट्रोडक्शन किया जाता है। सीएआर मतलब वही होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, जो टोटल लोन दिया जाता है उसमें से कुछ जो परसेंटेज होता है उसको सीएआर के रूप में सेव किया जाता है। जैसे जो बैंकों को प्रॉफिट होता है ना उस प्रॉफिट में से बैंक क्या करती है, कुछ पैसा सीएआर के रूप में सेव करके रख लेती है। उस पैसे को यूज़ किया जाता है जब एनपीए क्रिएट हो जाता है। एनपीए से जो लॉस होता है ना उससे टैकल करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई बेसल गाइडलाइंस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो ब्रूसियोलिसिस के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ये एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज़ है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इस डिजीज़ का सेक्सुअल ट्रांसमिशन पॉसिबल है। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस डिजीज़ के बारे में। देखिए जो बैक्टीरिया था वो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि देखिए जो चाइना की लांजाओ सिटी की हेल्थ कमीशन है ना उन्होंने अनाउंस किया था कि लास्ट वीक उनकी एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी से एक वायरस का जो आउटब्रेक हुआ है जिसका नाम है ब्रूसियोलिसिस। सॉरी वायरस मैंने बोल दिया, बैक्टीरिया ब्रूसियोलिसिस डिजीज़ कॉज हो रही है उस बैक्टीरिया से। ठीक है, और इसमें क्या है कि लगभग ये 3000 लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है ये बैक्टीरिया, लेकिन अभी भी कोई फैटेलिटीज़ को रिपोर्ट नहीं किया गया है। इसीलिए ये जो बैक्टीरिया था वो न्यूज़ में था। कोरोना वायरस के आने के बाद तो हर चीज़ वायरस ही याद रहती है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ये बैक्टीरिया है जो कि चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ है। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन इस बैक्टीरिया के बारे में वो देख लेते हैं। देखिए जो बैक्टीरिया है ना वो मेनली इन्फेक्ट करता है किसको? कैटल को, स्वाइन को, गोट, शीप्स एंड डॉग्स को। ह्यूमंस तभी इन्फेक्ट हो सकते हैं इससे कि अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए इन एनिमल्स के थ्रू, और या तो वो कंटामिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट्स खा लें जैसे कि चीज़ हो गया, मिल्क हो गया। अगर इन सारी चीज़ों को डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया जाए तो इससे ये बीमारी हो सकती है। और WHO ने भी ऐसा ही बताया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही पाया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई ब्रूसियोलिस बैक्टीरिया के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो तस्मेनिया के बारे में है। हमें ये बताना है ये किस कंट्री का आइलैंड स्टेट है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। पपुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो तस्मेनिया है वो ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड स्टेट है। तो ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो तस्मेनियन आइलैंड है ना वहाँ पे बहुत सारी वेल्स की गैदरिंग देखी गई है जो कि बिल्कुल अनकॉमन है। यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन ऐसा यहाँ पे देखा गया है, इसीलिए जो तस्मेनियन आइलैंड है वो न्यूज़ में आया था। देखिए जो आइलैंड स्टेट है कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है, और ये लोकेटेड है 240 किलोमीटर साउथ में ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड से, और ये सेपरेट किया जाता है बैस स्ट्रेट से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई तस्मेनियन आइलैंड के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे।
जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में है। हमें ये बताना है कि इस सीक्रेट एक्ट को सबसे पहली बार कब इनैक्ट किया गया था, किसके कार्यकाल में। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये लॉर्ड कर्जन के काल में इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स को इनैक्ट किया गया था। तो ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो एक्ट है ना वो सबसे पहली बार इनैक्ट किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, जो कि वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे 1899 से लेकर 1905 तक। ठीक है, इस एक्ट का मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस ये था कि जो नेशनलिस्ट पब्लिकेशन है ना उनकी वॉइस को मजल अप करना। ठीक है, देखिए जो एक्ट था ना इसके इनैक्टमेंट के बाद ना जो पुराने एक्ट थे उनको रिप्लेस कर दिया गया था, और इस एक्ट का जो पर्सपेक्टिव था ना उसको और ब्रॉड कर दिया था। मतलब क्या हुआ था, अब ये एप्लीकेबल था सारे मैटर्स ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी जो कि गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, इस एक्ट की एम्बिट क्या कहते हैं, मतलब कहाँ कहाँ तक ये एप्लीकेबल था? स्पाइंग और एस्पोइनेज में, जो कि कवर किए जाते हैं सेक्शन 3 में, और डिस्क्लोजर ऑफ अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 5। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इस एक्ट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। Okay, we have reached to the end. If you found this video knowledgeful, please hit the like button, subscribe to our channel and share this video. And one thing more, if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.